हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक संपदा। लेकिन ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। अगर आपको पार्ट फर्स्ट देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी अगर आप यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसे समझने के लिए पार्ट फर्स्ट को देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन चैप्टर कंप्लीट करना है तो पार्ट फर्स्ट देखना मस्ट है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। जैव रासायनिक चक्र ये क्या है? तो जीव मंडल के जैविक और अजैविक घटकों के बीच का जो सामंजस्य है, जीव मंडल को गतिशील और स्थिर बनाता है, उसको ही जैव रासायनिक चक्र कहते हैं। बस ज़्यादा नहीं है। इसके बाद जलीय चक्र के बारे में पढ़ना है। तो आपको पता है ना कि समुद्र से वाष्पीकरण होता है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। समुद्र से जो वाष्पीकरण होता है वो समुद्र से सूखता क्यों नहीं है? मतलब इतना सारा वाष्पीकरण रोज़ होता है, पानी उड़ के बादलों में चला जाता है, बादल बन जाते हैं, तो समुद्र सूखता क्यों नहीं है? क्योंकि इसका एक चक्र चलता रहता है, जिससे पानी वाष्पीकृत होता है, बादल बनते हैं, बादलों से बारिश होती है और वापस पानी ज़मीन पर आ जाता है, भूमि के अंदर चला जाता है। तो ये एक चक्र बनता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र क्या है? मतलब बताना है कि नाइट्रोजन किस तरीके से वायुमंडल में कम ज़्यादा होती रहती है। तो ये हमारे वायुमंडल में 78% है। इतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में है क्योंकि नाइट्रोजन हर जगह पाई जाती है। नाइट्रोजन कई रूपों में पाई जाती है। नाइट्रोजन के अंदर प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है, और डीएनए और आरएनए, ये सारी चीज़ें नाइट्रोजन के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। और कुछ विटामिन्स भी पाए जाते हैं। और जब आप नाइट्रोजन चक्र देखेंगे अपनी बुक में या फिर यहाँ पे आपको दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब बादलों में बिजली कड़कती है, ठीक है, जब बिजली कड़कती है बादलों के अंदर, तो क्या होता है? वहाँ पर जो नाइट्रोजन होती है वो टूट के दूसरी चीज़ों में बदल जाती है। वहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी नाइट्रोजन होती है। तो जब 78% है तो ये हर जगह बहुत ज़्यादा मात्रा में है, ठीक है। जब बादल में से बारिश होती है तो उस जो बारिश होती है उसमें भी नाइट्रोजन आ जाती है और वो पौधों में चली जाती है। उन पौधों को जब पशु खाते हैं तो वो पशुओं के शरीर में भी चली जाती है, ठीक है। और जब वो मर जाते हैं, वापस मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, तो वो वापस मिट्टी में चली जाती है। तो इस तरीके से इसका पूरा एक चक्र चलता रहता है, जैसे कि आपको। लेकिन ये जैसे जैसे जहाँ पे जाती रहती है, इसका जो तरीका है, इसका जो रूप है वो बदलता रहता है। जैसे कि जब इसको पौधे ग्रहण कर लेते हैं तब ये अमीनो अम्ल में बदल देते हैं इसको, ठीक है, जिसका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है। और जब इसको जंतु खा लेते हैं तो ये तब नाइट्रोजन में नहीं होती है, तब ये अमीनो अम्ल के रूप में उनके शरीर के अंदर जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कार्बन चक्र, कि कार्बन चक्र क्या है। तो कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। मूल रूप है इसका हीरा और ग्रेफाइट। मतलब इसका अगर हम शुद्ध रूप कहें कि शुद्ध कार्बन क्या है, शुद्ध कार्बन है हीरा और ग्रेफाइट। और यौगिक के रूप में, मतलब मिश्रित रूप में, ये वायुमंडल में CO2 के रूप में पाई जाती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, क्योंकि उसमें भी क्या होती है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन। तो उसमें भी कार्बन है। बहुत सारे जंतुओं में बाहरी और भीतरी कंकाल भी कार्बोनेट लवण से बने होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जिसमें पौधे सूर्य से प्रकाश लेते हैं और अपना खाना बनाते हैं, वो जो क्रिया पौधों में होती है, उन पौधों में जिनमें क्लोरोफिल होता है, जो पौधे हरे होते हैं और उनकी पत्तियों में और तनों में क्लोरोफिल होता है, इस मूल क्रिया द्वारा कार्बन जीवन के विभिन्न प्रकारों में समाविष्ट होता है। ये प्रक्रिया वायुमंडल में या जल में घुले कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज अणुओं में बदल देती है। और ये ग्लूकोज अणु या तो दूसरे पदार्थों में बदल दिए जाते हैं या तो ये दूसरे जैविक रूप से महत्वपूर्ण अणुओं के संश्लेषण के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे इसका जो चक्र है दिखाई दे रहा है। वैसे ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते। लेकिन जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर, मतलब उस टॉपिक का आप बिल्कुल रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए। अभी ही नहीं, इनफैक्ट आपका 10th 11th 12th और भी जो दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उसमें भी ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आपकी बुक में ज़्यादा है नहीं, वैसे ये ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा ईजी भी है। यहाँ से आप ईजीली अपने नंबर बना सकते हैं एग्ज़ाम में।
तो कुछ गैसें पृथ्वी से ऊष्मा को पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं, ठीक है। हमारे पृथ्वी पर कुछ गैसें ऐसी हैं जो पृथ्वी की जो गर्मी है ना उसको वायुमंडल के बाहर नहीं जाने देती, उसको वहीं पर रखती हैं, ठीक है। ये गैसें वायुमंडल में होती हैं, मतलब हवा में ही होती हैं। तो इस प्रकार की गैसों में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और इससे हमारी पृथ्वी की जो गर्मी है वो बढ़ रही है। और उनमें से एक गैस कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ये भी एक ऐसी गैस है जो पृथ्वी की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकती है। तो इससे क्या हो रहा है, पूरे संसार का, पूरी दुनिया का तापमान बढ़ रहा है। अब तापमान इतना नहीं बढ़ रहा कि आपको एकदम पता चलेगा, हर साल कुछ तापमान बढ़ जाता है, मतलब लगभग 100-150 साल का जब हम देखते हैं कंपैरिजन करके तो हमें तापमान बढ़ा हुआ दिखता है। तो उस हिसाब से सोचिए कि और 100 साल बाद, और 100 साल बाद क्या होगा। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब वैश्विक उष्मीकरण का मतलब होता है पूरी दुनिया का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। तो आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव गैसें कौन सी हैं। तो मुख्य गैस इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। ये भी है, और भी 2-4 गैसों के नाम आप बता सकते हैं। और इससे क्या हो रहा है, तो आप बता सकते हैं कि वैश्विक उष्मीकरण मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी की जो गर्मी है वो बढ़ रही है, जिससे कि बर्फ़ पिघल रही है। बर्फ़ पिघलने से क्या हो रहा है, वो समुद्र में जा रही है, समुद्र का स्तर ऊँचा उठ रहा है। उससे क्या हो सकता है, समुद्र के स्तर ऊँचे उठने से हम सब बता सकते हैं कि जो ज़मीन है वो ज़मीन को खा सकता है, मतलब वो ज़मीन जो है पानी के हिस्से में जा सकती है। तो इस टाइप से हम जो है ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। बस ये टॉपिक इतना ही है। इसके बाद हम आते हैं ऑक्सीजन चक्र पे कि ऑक्सीजन क्या है। तो ऑक्सीजन पृथ्वी पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, ठीक है। ये पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं ऑक्सीजन चक्र। पृथ्वी के अंदर ये धातुओं तथा सिलिकॉन के ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती है। ये खनिजों में भी पाई जाती है। खनिज जो पृथ्वी के अंदर निकलते हैं ना, पृथ्वी के अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं उसमें धातुएं होती हैं, उनमें भी पाई जाती हैं खनिज, ठीक है। और जैविक अणुओं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा, इन सब में भी जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि उसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिली हुई होती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी ये पाई जाती है। और जैविक अणुओं में पाई जाती है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा, इन सब में पाई जाती है। तो कुल मिला के बात यह है कि ऑक्सीजन हमारी पृथ्वी पे बहुत सारी पाई जाती है और 21% में पाई जाती है, प्लस पेड़ पौधे भी हैं, तो ये भी इसको बैलेंस करे रखते हैं। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक और आ रहा है फिर से आपके पास, इसका नाम है ओजोन परत। और ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी है, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर बनता है, ठीक है। तो ये ओजोन परत क्या है, ये ऑक्सीजन के द्विपरमाणुक रूप में पाया जाता है। जैसे ऑक्सीजन O2 होती है ना, ऐसे ये O3 होता है, ठीक है। तो इसको हम ओजोन कहते हैं। ये ऑक्सीजन का द्विपरमाणुक होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ओजोन कहते हैं। ओजोन हमारे सांस लेने के लिए तो वैसे विषैला है। अगर हम ये सोचें कि O2 से हमें अच्छी सांस मिल रही है, O3 से और बेहतर सांस मिलेगी, तो ये बिल्कुल गलत है। ये विषैला है, जहरीला है, ठीक है। पर ये हमारे जो है वातावरण में, मतलब जहाँ हम रहते हैं वहाँ नहीं टिकती है गैस, ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे रहती है, ये नीचे आ भी नहीं सकती। लेकिन ये हमारे लिए बहुत अच्छी है, पता है कैसे, ये सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें होती है ना, जो पृथ्वी पर आती हैं, आपको पता है सूर्य की बहुत सारी किरणें पृथ्वी पर आती हैं, उसमें से कुछ किरणें पराबैंगनी किरणें होती हैं। पराबैंगनी किरणें मतलब खतरनाक किरणें होती हैं। वो किरणें जब आती हैं तो O3, ये जो है ओजोन परत, वो उसको आने से रोक लेती है, ठीक है। और अगर वो किरणें किसी पर पड़ जाएं तो उस इंसान को कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। और आपने देखा होगा कि आजकल जो है ऐसी खतरनाक बीमारियां हो जाती हैं। लोग कहते हैं हम तो तंबाकू खाते भी नहीं हैं और कैंसर हो गया, तो इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन क्या हो रहा है, हाल ही में ये पता चला है कि ओजोन परत का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब वो फट गई है, उसमें छेद हो गए हैं, क्योंकि मनुष्य के द्वारा जो बनाए गए विभिन्न प्रकार के यौगिक है ना, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये मेन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें छेद करने के लिए इस तरीके से इसमें छेद हो गए हैं। ओजोन परत में खूब बड़े बड़े छेद हो गए हैं। जिन देशों ने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करे हैं ना, खूब एक्सपेरिमेंट करे हैं, धुआंधार और क्लोरोफ्लोरोकार्बन बना दी है, या फिर उनसे गलती से बन गई है, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा छेद हो गए हैं। तो इससे क्या हो रहा है, उन छेदों में से किरणें आ जाती हैं और लोगों में तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं, तथा किसी जैव प्रक्रिया द्वारा भी जो है ये विघटित नहीं होते। मतलब एक बार ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन बन गई तो ये ख़राब नहीं होती, ठीक है।
एक बार जब ये ओजोन परत के समीप पहुंचती है, और ये भी मैडम क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सीधा उड़ के ओजोन परत के पास ही जाती है, किसी से मैडम कुछ नहीं कहती है, सीधा ओजोन परत के पास जाती है, उससे फाइट करती है, उससे लड़ती है, मतलब उसके साथ जो है ये प्रतिक्रिया करती है, ठीक है। और क्या करती है, उसका हयास कर देती है, मतलब उसमें छेद कर देती है, क्योंकि O3 की और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जो है अच्छे से प्रतिक्रिया होती है, और उससे प्रतिक्रिया करके उसमें छेद हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी तो बताया, पराबैंगनी किरणें उसमें से आ जाती हैं, और वो कितनी ज़्यादा हानिकारक हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। इसमें आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। ओजोन परत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैव रासायनिक चक्र भी इम्पोर्टेंट है, और जल और वायु प्रदूषण बहुत इंपॉर्टेंट है। जल और जल का प्रदूषण, वायु और वायु का प्रदूषण, ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा जल प्रदूषण के बारे में, किस तरीके से लोग कचरा फैला के जल को प्रदूषित करते हैं, और फैक्ट्रियां प्रदूषित करती हैं, और वायु किस तरीके से प्रदूषित हो रही है। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, इनमें आप बहुत अच्छे मार्क्स बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अगर नहीं अच्छा लगा तो हमें सजेशन दीजिए कि आपको कहाँ पर वीडियो अच्छा नहीं लगा। आपको मतलब आपका फीडबैक और सजेशन जो है हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हम अपना कंटेंट और वीडियो की क्वालिटी दोनों बेहतर कर सकें। तो आप बताइएगा ज़रूर, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज़।